पारितंत्र, इसके संघटक क्या है? तो सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव तथा मानव एवं भौतिक कारकों से परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है और प्रकृति में संतुलन बनाए जाते हैं। तो पारितंत्र के अंतर्गत पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। और इसके अलावा बात करें, किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पारितंत्र में किनका किनका योगदान होता है? तो सभी जैविक कारकों का भी और अजैविक कारकों का भी। बात करें तो ये संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक शामिल होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, ये सभी अजैव घटक हैं। तो जैव घटक जिनमें जान होती है जैसे कि पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सब आते हैं जैव घटक में। अजैव घटक में कौन आएगा? ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये अजैव घटक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन होते हैं? तो सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। तो यही आपसे पूछा गया था। कुछ बैक्टीरिया वहाँ दिया था, यहाँ पे आपको पूरा आंसर दिया है। तो वो भी प्रश्न आपने यहाँ पे देखा कि सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो इसी वर्ग के अंतर आते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आप इन्वायरमेंट का अगर एपिसोड 1 आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें। वहाँ पे हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में बहुत अच्छे से 1 घंटे में बहुत अच्छे से आपको समझाया है, कंप्लीट कराया है। वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछे भी गए, तो उनको आप जरूर देख लें। और इसके अलावा जो हम क्वेश्चंस कुछ हमने आपको प्लेलिस्ट में दिए हैं जो पहले कराए गए, उनको आप जरूर देख लें। बाकी इधर आपका रिवीजन हो ही जाएगा। कुछ जीव होते हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उपभोक्ता कितने प्रकार के हो सकते हैं? शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, सर्वाहारी भी हो सकते हैं। इसके अलावा परजीवी भी होते हैं। जीवाणु और कवक, ध्यान दीजिए, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं। तो ये प्रश्न हमने आपको साइंस में शायद कराया था अभी जल्दी ही। तो ये भी प्रश्न जो है एनसीईआरटी से ही है। तो ध्यान रखिएगा, कौन कौन जो है अपमार्जन करते हैं मृत जीव अवशेषों का? तो जीवाणु और कवक दोनों ध्यान रखिएगा। जीवाणु और कवक, सूक्ष्म जीव मृत जो है, ये जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन कहते हैं, ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं। तो सूक्ष्म जीव अपमार्जक के उदाहरण कौन से हैं? तो जीवाणु और कवक। और ये जटिल क्या, उनका काम क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। और फिर ये जब सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं तो मिट्टी में वापस से चले जाते हैं। पौधों द्वारा पुनः उपयोग में इन अकार्बनिक पदार्थों को जो सरल हो गए उनको लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है पर्यावरण के लिए। फिर है आहार श्रृंखला एवं जाल। आहार श्रृंखला एवं जाल। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रकृति में आहार श्रृंखला दिखाई गई है। पहला वन में है, दूसरा घास के मैदान में, तीसरा तालाब में है। अब पहला वन में है, तो वन में देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। फिर दूसरे नंबर पर हिरन आ रहा है, तीसरे नंबर पर शेर आ रहा है, बाघ आ रहा है। तो ये आपको उदाहरण आपसे पूछा गया था एग्जाम में, जो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा जो है ये जो जल होता है घास के मैदान में होता है, तो घास के मैदान में जो है टिड्डा होता है जिसको हम ग्रास होपर बोलते हैं। तो ग्रास होपर, इसको कौन खाएगा? इसको मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा? तो ये वल्चर, गिद्ध वगैरह हो गए या चील हो गए, तो ये सब खाएंगे। तो एक प्रकार से देख रहे हैं आप, श्रृंखला बनती जा रही है। इसके अलावा आप जो है तीसरा है तालाब में क्या होता है? तो तालाब में जो है जलीय पौधे होंगे, उनको खाने वाले कुछ होंगे छोटे छोटे, और फिर उनको भी खाने वाले होंगे, मछलियाँ होंगी, और फिर इनको जो है बगुला खाएगा। तो एक सीक्वेंस बताया गया है। और आहार श्रृंखला और जाल को समझते हैं। तो आहार श्रृंखला फूड चेन को बोलते हैं, आहार जाल फूड वेब को बोलते हैं। जीवों की एक श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, इन्हीं को हम आहार श्रृंखला बोलते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी एवं अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर है। तो ये भी आपने प्रश्न देख लिया है कि स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर पाए जाते हैं और सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी यानी हेट्रोट्रॉप्स में अथवा उपभोक्ताओं में उपलब्ध करा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्रश्न भी पूछा गया था, अभी आपने देखा भी थोड़ी देर पहले। और इन प्रश्नों को रखने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य था ताकि आपको एनसीईआरटी की वैल्यू पता चले और आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं एग्जाम में। तो स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण कौन करता है, तो स्वपोषी या उत्पादक हरे पौधे, और उसे विषम पोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय स्तर पर होते हैं। तो शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता कहाँ होते हैं? द्वितीय पोषी स्तर पर, याद रखिएगा। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर होते हैं। बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता ये चौथे पोषी स्तर पर होते हैं। एक क्रम बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। फिर है
पर्यावरण के विभिन्न घटकों के परस्पर अन्योन्य क्रिया से निकाय में एक घटक दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो जो सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा होती है यानी सोलर एनर्जी रहती है, सौर ऊर्जा रहती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और इसी ऊर्जा से सभी समुदाय का काम चलता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में ऊर्जा का प्रभाव का विस्तृत अध्ययन दिया गया जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पे पोषी स्तर पहले पे उत्पादक आएंगे, द्वितीय पे प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, तीसरे पर द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, तीसरे पर तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान से आप देखिए, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तय है। हमने आपको बताया आयोग गोल गोल घूमता है। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया, अभी आपने देखा। तो स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का 1% भाग को जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। हमने आपसे बोला था 10% ही अगले पोषी स्तर पर जा पाता, 90% का लॉस हो जाता है। तो 90% का लॉस बहुत बड़ी बात है। तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। अब खाए हुए भोजन की मात्रा का, जो भोजन एक पोषी स्तर पर खाया गया है उसका लगभग 10% ही अगले पे जा पाता है, 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है और अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा 10% का, कि जो एक पोषी स्तर पर खाया गया भोजन उसकी मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में अगले में पोषी स्तर में ट्रांसफर हो पाता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है और यही है 10% लॉ, 10% नियम है जिसको लिंडमान ने दिया था। और इसका कारण क्या होता है, तो कारण भी दिया गया क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है और प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास बहुत ज़्यादा होता है, 90% चला जा रहा है। तो चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम रह जाती है। तो इस वजह से आगे जो है बहुत लंबी फूड चेन नहीं चल पाती है। फिर है निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। तो निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो उत्पादक स्तर पर अगर आपसे पूछेगा जीवों की संख्या कहाँ सर्वाधिक होती है, तो उत्पादक स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आहार जाल के बारे में आपको बताया गया है। एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं और शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिन्हें हम आहार जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको दिया गया है। और कई सारे फूड चेन्स हैं और कई सारे फूड चेन्स आगे जाकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जैसे मछली भी आपने देखा होगा, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं मछली भी बहुत आराम से खाते हैं, तैर भी सकते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो जो ये अलग अलग पोषी स्तर से पहुंच रहे हैं, अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं से पहुंच रहे हैं, तो इनको जो है खाने वाले ऊपर एक ही हैं। तो एक प्रकार से ये फूड जाल, एक फूड वेब का निर्माण करता है, आहार जाल का निर्माण करता है, जिसमें बहुत सारी जो है खाद्य श्रृंखलाएँ हैं और शाखान्वित हैं। तो इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं। एक जाल की तरह दिखता है तो इसलिए हम इसको जाल बोलते हैं। और सिंपल में आप समझ लीजिए कि जैसे सबसे पहले ग्रास है, घास है, घास को कौन खाएगा, तो आप कहेंगे जो है अभी जैसे टिड्डा था, टिड्डे ने मान लीजिए खाया, ग्रास होपर ने खाया, टिड्डे को किसने खाया जो है, तो इसको खाया मेढक ने, मेढक को किसने खाया, सांप ने, सांप को किसने खाया, तो आप कहेंगे जो है बाज ने खाया, ईगल ने खाया। इसके अलावा दूसरा यही एक ये हो गया, दूसरा हो गया घास को खा रहा है खरगोश खा रहा है, खरगोश को जो है किसी भेड़िए ने खा लिया और उस भेड़िए को शेर ने खा लिया, एक हो गया। तीसरा आपका यहीं स्टार्ट होगा कि घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खा लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग फूड चेन चल रहा है लेकिन अलग अलग चल रहा है। तो इसी को हम जब एक कर देते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं। तो एक सीधी आहार श्रृंखला नहीं बनती है, इसके बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं और शाखान्वित श्रृंखलाओं के एक जाल बनाते हैं जिन्हें हम आहार जाल कहते हैं। और कोई भी एक प्राणी होगा तो वो पारितंत्र में अलग अलग तरीके से खाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक तरीके से ही उसको खाया जाएगा, उसको कई लोग भी खा सकते हैं। तो ये चीज़ है।
अब यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह के चित्र से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक दिशा में होता है। तो देखिए प्रश्न यहीं से पूछा गया, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक दिशा में होता है। दूसरा क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर, यानी जैसे जैसे आगे अगले पोषी स्तर पर पहुंचेंगे बढ़ता जो है ये ह्रास है वो बढ़ता जाएगा। 90% लॉस होता रहेगा, 90% लॉस होता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पाइतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र है। सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। सारी संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा मिली, ऊर्जा को किसने ग्रहण किया, उत्पादक ने। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण किया, उसको फिर किसको पहुंचाया, शाकाहारी को, शाकाहारी से मांसाहारी को, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी को। यहाँ तक गया। तो ये आपका चित्र दिखाया गया है ऊर्जा के प्रवाह का। तो ये किस प्रकार जाएगा, इस प्रकार जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी सूर्य के प्रकाश से शीर्ष मांसाहारी की तरफ। शीर्ष मांसाहारी की तरफ से नीचे की तरफ कभी नहीं आएगा, कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है हम बोलते हैं हमेशा कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है पाइतंत्र में वो एक दिशिक होता है, यानी एक ही दिशा से जा सकता है, दूसरी दिशा से वापस नहीं आ सकता है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आप। अब आते हैं यहाँ पे जैव आवर्धन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखिए जैव आवर्धन का कॉन्सेप्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको प्रश्न भी पूछा गया है। टीआरई में दो प्रश्न पूछे गए। तो कुछ रसायन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो मिट्टी अथवा जल में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों को पौधों द्वारा जल एवं खनिज के साथ अवशोषण कर लिया जाता है। जलाशयों में या जलीय पौधों के जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आहार श्रृंखला में इस प्रकार प्रवेश कर जाते हैं। तो कुछ रसायन होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, जल स्रोत में जाते हैं, पौधों में जाएंगे, जल एवं खनिजों के साथ अवशोषण हो जाता है इनका। जलाशयों से ये जलीय पौधे जंतुओं में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। और ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे डीडीटी। अजैव निम्नीकृत होते हैं, इनका अपघटन नहीं हो सकता, यानी गैर अपघटनीय है। ये प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर ये उत्तरोत्तर संग्रहित यानी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होता है, तो हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है, यानी हम सबसे ऊपर हैं, हम तो किसी को भी निपटा सकते हैं। तो हमारे शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचय हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन। सबसे निचले पोषी स्तर पर सबसे कम होगा और सबसे ऊंचे पोषी स्तर पर सबसे ज़्यादा संचय होगा रसायन का। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। डीडीटी उदाहरण है इसका, और प्रश्न के दौरान भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट हमने जैव संचय भी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ओजोन परत तथा किस प्रकार अपक्षयित होता है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने, ये आपको पता ही है। इससे पहले वाली भी क्लास में हमने डिस्कस किया था। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए आवश्यक है, ओजोन एक घातक विषय। तो ओजोन जहरीली हमारे लिए, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक कार्य करती है। वो आवश्यक कार्य क्या है, तो ये सूर्य से ओजोन जो परत है, ओजोन गैसेज हैं, तो ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। और यह गैस यानी ओजोन गैस मानव में त्वचा कैंसर का कारण बनती है। तो त्वचा कैंसर आपसे पूछा गया कई बार परीक्षा में, तो कौन सी गैस त्वचा कैंसर का कारण बनती है, तो जो है ओजोन गैस। तो जो है इस प्रकार जो यहाँ पे ओजोन परत है हमारी रक्षा करती है, किससे, तो रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरण से। और पराबैंगनी विकिरण जो है पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, और नहीं बचाएगी तो फिर जो है त्वचा का कैंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। तो एक प्रक्रिया यहाँ पे दिखाया गया है कि O2 पहले 2 अलग अलग ऑक्सीजन में टूटेगा, फिर एक ऑक्सीजन एक O2 के साथ में रिएक्शन कर जाएगा और O3 का निर्माण, ओजोन का निर्माण कर लेगा। 1980 के से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC जिनको बोलते हैं। तो मानव संश्लेषित रसायन है, मुख्य कारक इनको माना गया है। CFC का प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो रेफ्रिजरेटर, शीतलन और अग्निशमन में। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा सर्वसम्मति बनी थी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। और 1987 में आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन लेयर के, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो जैविक प्रक्रम द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं उनको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। और कुछ अजैव नहीं होते हैं, जैसे वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं उन्हें हम अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ये पदार्थ समानतः अक्रिय होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो अजैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण ध्यान रखिएगा।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें चमड़ा क्या है, चमड़ा क्या है, तो चमड़ा किससे बनता है, तो जानवरों से चमड़ा बनता है, जानवरों के स्किन से चमड़ा बनता है, तो चमड़ा जो है जैव निम्नीकरण। तो ध्यान रखिएगा, चमड़ा जैव निम्नीकरण उदाहरण है। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न पे आते हैं, 2-4 प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो जैव निम्नीकरण का क्या मतलब होता है, तो जिनका अपघटन आसानी से जैव प्रक्रम द्वारा हो जाएगा, तो घास, पुष्प और चमड़ा ये तीनों जैव निम्नीकरण है। फलों के छिलके, केक और नींबू का रस ये भी निम्नीकरण है, जैव निम्नीकरण है। केक, लकड़ी और घास ये भी जैव निम्नीकरण है। घास, लकड़ी और प्लास्टिक, तो घास लकड़ी तो जैव निम्नीकरण है, केवल प्लास्टिक यहाँ पे अजैव निम्नीकरण। लेकिन यहाँ जैव निम्नीकरण पूछा गया तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। और एनसीईआरटी ने भी इसका ऑप्शन ए सी डी दिया है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, तीनों सही है। क्वेश्चन कुछ और बनाना चाहते थे, बना कुछ और गए। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा गया, तो वहाँ जंगल में पूछा गया था, नॉर्मल दे दिया। घास है, घास को कौन खाती, बकरी खाती, बकरी को कौन खाता, मानव खाता, सिंपल सा एक आहार श्रृंखला का दे दिया गया। बाकी आप बकरी को गाय खाएगी, नहीं खाएगी। घास को मछली खाएगी, मछली को बकरी खाएगी, तो ये भी नहीं सही है। तो घास को गेहूँ खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। फिर है कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। पर्यावरण मित्र का मतलब होता है जो इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़े जाने पर विद्यालय तक पैदल जाना, तो ये सभी जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार कहे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है हमने आपके फ़ायदे के लिए थोड़ा अलग से भी सोर्सेज को यहाँ लिया। ये राजस्थान एनसीईआरटी है, तो राजस्थान में जो चलता है, तो राजस्थान की एनसीईआरटी से हमने यहाँ पे लिया है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, अब यहाँ पे हम बात करें तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही कवर करेंगे। तो वास्तविक संसाधन होते हैं तो वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा का हमें पता होता है। हमने इसको आपको वास्तविक संसाधन जो है 8th क्लास भूगोल में भी पढ़ा था, और जिनका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं ये वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती है। जैसे जर्मनी में कोयले की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा, तो ये सब हमारे वास्तविक संसाधन हैं जिनका हम उपयोग कर पा रहे हैं। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, तो वे वस्तुएं जिनकी निश्चित मात्रा संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते और इसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे कर सकते हैं। तो जब आगे कर सकते हो तो संभाव्य संसाधन है, संभावना है जिनकी आगे इस्तेमाल होने की। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन, तो उदाहरण ध्यान रखिएगा, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भाग में बांट सकते हैं। जैव संसाधन, तो सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि, ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन कौन से हैं, जो वस्तु निर्जीव हैं या जीवित नहीं है, अजैव संसाधन कहलाती हैं, वायु, मृदा, प्रकाश आदि। तो ध्यान रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन आपको पता है जिनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो है असीमित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, निर्माण होने की आशा बिल्कुल नहीं रहती है, निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, हजारों साल लग जाएंगे, हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपको पता भी है वैसे भी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया कि जो है भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जब भी पूछेगा भारत में कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की एक विशेषता है कि जिसमें जैविक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे उदाहरण केरल और कर्नाटक में देखा हमने, जो आपको प्रश्न पूछा गया था। और वन उन्मूलन की बात करें तो वन उन्मूलन में एक कारण झूम खेती भी है। तो झूम खेती के बारे में आपने पढ़ा है अच्छे से, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भारत में ज़्यादा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो झूम खेती होती है उसके वजह से जो है वनस्पति को जला दिया जाता है, जलाकर राख कर दिया जाता है। तो भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने में 2-3 वर्ष अच्छी फसल ली जाती है, लेकिन उर्वरता कम होने पर अन्य क्षेत्र में विधि अपनाई जाती है, तो इससे भी दिक्कत होता है वन उन्मूलन। तो यहाँ में बार बार क्या किया जाता है, जंगल को काटा जाता है। तो वन झूम खेती भी जो वन उन्मूलन का एक कारण। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा निम्नलिखित में से वन उन्मूलन का के मुख्य कारण कौन से हैं, तो झूम खेती भी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और डिटेल में हमने जो है जियोग्राफी की क्लासेस में देखा, बात किया है। सामाजिक वानिकी किसको बोलते हैं, सामाजिक वानिकी, तो सामाजिक वानिकी में कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री जुड़ा होता है। वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल, सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन सबको जोड़ा जाता है। और साथ में ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। तो जो
ध्यान रखिएगा। सामाजिक वानिकी में क्या किया जाता है, सामाजिक वानिकी में जंगल लगाए जाते हैं, जंगल बनाए जाते हैं, लेकिन योगदान से, किसके, समुदाय के योगदान से। तो कृषि वानिकी भी है, वन विभाग भी है, और साथ में जो है लोगों का भी योगदान है, ग्रामीणों द्वारा भी योगदान है। वन जीव संरक्षण की बात करें तो हमारे देश की भूमि का क्षेत्रफल संसार की भूमि के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, तो 2.4% आपको पता ही है। विश्व की कुल जैव विविधता में 8.1% जातियाँ हमारे देश में पाई जाती है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो पूछा जाएगा उसको देखते हैं। वन्य जीव के विलुप्त होने के कारण कौन से, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, तो जनसंख्या वृद्धि भी कारण है। तो ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्टली जनसंख्या वृद्धि भी वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण है। जो बड़ी जल परियोजनाएं बनती है, जैसे भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध, ब्यास परियोजना से वन भूमि पानी में डूब गई है, जिसके ह्रास हुआ है। जंगलों में खनन कार्य वातावरण प्रदूषण से भी होता है। समुद्र में तेल टैंकरों के तेल रिसाव से समुद्री जीवों का नुकसान होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के आसपास के वातावरण गर्म होते जा रहे हैं, तो जैव विविधता नष्ट होती जा रही है। वन जीवों का अवैध शिकार, प्रदूषण, मानव तथा वन जीवों में संघर्ष, ये सब अलग कारण है। फिर वन जीव संरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, विश्वव्यापी चेतना के कारण 1948 में प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN की स्थापना किया। तो ध्यान रखिएगा, IUCN की स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी, 1948 में, हमने आपको बताया भी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में ग्लांड नामक स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। और IUCN क्या करता है, तो IUCN जो है विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई जातियों, विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई जातियों को एक पुस्तक में संकलित करता है, इसे लाल आंकड़ा पुस्तक, रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो रेड डाटा बुक कौन रिलीज करता है, तो IUCN रिलीज करता है। और IUCN 5 जातियों को परिभाषित करता है इसके अंतर्गत। कौन कौन से हैं, विलुप्त जातियाँ हैं, संकटग्रस्त जातियाँ हैं, दुर्लभ जातियाँ हैं। तो दुर्लभ जातियों में आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो हिमालयन भालू, विशाल पांडा, ये सब दुर्लभ जातियों में आते हैं। हालांकि वो प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो जियोग्राफी 10th से पूछा गया था। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो है पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखने परीक्षा दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। बाकी हम आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से पूरे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसका एक लिस्ट दे देंगे जो इंपॉर्टेंट है जितने। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण कर्नाटक में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवला देवी घाना भरतपुर जो है पक्षी अभयारण्य भी इसी का पार्ट है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है, थोड़ा पहले का है तो इसलिए ऐसा है। तो काजीरंगा असम में, काजीरंगा के अलावा आप मानस भी याद रखिए, मानस भी असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। रणथंभौर राजस्थान में, केवला देवी राजस्थान में, कॉर्बेट उत्तराखंड में। इसके अलावा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अभयारण्य की बात कर लें तो अभयारण्य में कुछ भारत में उदाहरण दिए गए, जैसे नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। हजारीबाग प्राणी बिहार बिहार में है, तो बिहार वाला याद रखिएगा। हजारीबाग प्राणी बिहार कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। एक बार इसको जिला चेक कर लीजिएगा कहाँ पे है। फिर है नाल सरोवर प्राणी बिहार गुजरात में स्थित है, महत्वपूर्ण है। फिर है चंद्रप्रभा प्राणी बिहार, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर है राजस्थान में यहाँ कुछ दिए गए, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व या सरिस्का नेशनल पार्क है, राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जैवमंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल नीचे भारत में कुल 18 जो है जैवमंडल नीचे हैं, तो ध्यान रखिएगा जैवमंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कुल कितने 18 हैं। और भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, तो नीलगिरी था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी नीलगिरी स्थित है, तो नीलगिरी 3 राज्यों में स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, उत्तराखंड है एक्चुअली में, तो पहले का है, तो पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही थे, तो अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया, तो उत्तराखंड यहाँ होना चाहिए यूके, तो यूके में लिख दे रहा, तो यूके में नंदा देवी है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में कान्हा है। बाकी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी और उसमें से कुल जो है 11 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को का भी पार्ट है, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे वहाँ पे अलग क्लास में आपका। पहले हम आज की क्लास में एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, कल से आपका जो टॉपिक छूट रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए लेकिन बीपीएससी पूछ रहा प्रश्न, उनको हम कवर करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर है।
और फिर अभी हम लास्ट में इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। जल संरक्षण एवं प्रबंधन, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हमारी पृथ्वी की सतह का 70% भाग जलमग्न है। इस जल का 2% भाग ही मानव उपयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव उपयोग के लिए कितना जल है? 2.5%। संपूर्ण जल का 97.5% भाग अलवड़ीय है, यानी क्षारीय है, खारा जल है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कोयला के बारे में दिया, देख लेते हैं। तो कोयला जो है, कोयला ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। फिर है लगभग कोयला कैसे बना था? तो 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी घने जंगलों, कच्छ क्षेत्रों और जल धाराओं से तर थी। वनस्पति समूहों की जल में गिरकर मौत हो गई। बाद में मिट्टी के परतों के नीचे दबते चले गए। भूगर्भ में उच्च ताप और दबाव के कारण, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जीवावशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। और ये जीव अवशेष थे कोयले में परिवर्तित हो गए। और इसमें कोयले में क्या क्या होता है? तो मुख्यतः कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। कोयले में मुख्यतः कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। कार्बन तथा, तो ये ध्यान रखिएगा, कोयले में मुख्यतः कार्बन और इसके यौगिक होते हैं। अब कोयले को बात करें तो जो है 4 प्रकार से बांटा जाता है। एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, 94 से 98%, हालांकि काफ़ी ज़्यादा दिया गया। बिटुमिनस में 78 से 86, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। लिग्नाइट में 28 से 30%, पीट में 27%। तो पीट में और कम है, तो ध्यान रखिएगा। और पीट में सबसे कम कार्बन पाया जाता है। और इसके अलावा जो है हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 14 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोल तार, कोल गैस, अमोनिया प्राप्त होता है। और ये थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी से अलग दी गई है। फिर प्राकृतिक गैस की बात करें, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम की बात करें तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल बोला जाता है। कच्चा तेल, चट्टानों का तेल आदि कहा जाता है। काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। इसके अलावा बायोडीजल के बारे में आपको ध्यान रखना है। बायोडीजल का कॉन्सेप्ट आया है। और बायोडीजल में जो है एक फसल आपने पढ़ा होगा, जेट्रोफा के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो जेट्रोफा जो है बायोडीजल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो सतत पोषणीय विकास आपने कई बार डिफिनीशन पढ़ा है कि हमें जो है हमारे पास जो संसाधन है, आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम उनका उपयोग करें, सदुपयोग करें। फिर है यहाँ पे टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। तो ये ऐसा जन भागीदारी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो चिपको आंदोलन 1973 में। फिर जो है अमिता देवी जी का 1730-31 में ये केस हुआ था। इन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन पेड़ काटने नहीं दिया था। और 363 लोगों ने यहाँ पे बलिदान दिया था। 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा हेतु चिपको आंदोलन चलाया था। 1981 में 1000 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हरे पेड़ों को कटाई पर रोक लगा दिया था। और बाद में जो चिपको आंदोलन के नेता कौन बने थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसी प्रकार का एक आंदोलन कर्नाटक में भी चला था, उसका नाम था एपिको। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। तो एपिको जो यहाँ पे चिपको आंदोलन कर्नाटक में चला था, उसको किस नाम से जाना? एपिको के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष माना जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष के कारण ये हुआ था। तो जो अमिता देवी बिश्नोई जी हैं यहाँ पे, तो अमिता देवी बिश्नोई जी हैं, ये जो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के चक्कर में इनकी जान गई थी। और खेजड़ी जो थार का कल्प वृक्ष माना जाता है। थार के लिए जीवन चक्र है पूरा, वो वहाँ से काफ़ी सारा फायदा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनरेरिया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो प्रोसोपिस सिनरेरिया है। और 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अब आते हैं वापस, यहाँ पे खेजड़ी के बलिदान से संबंधित है तो अमृता देवी जी हैं। फिर भूजल संकट के कारण है तो सभी कारण हैं। लाल आंकड़ों की पुस्तक संबंधित है तो इसमें जो है सभी से ही संबंधित है, सबके बारे में जानकारी है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो आप कमेंट करके बताइए किस जिले में है, राजस्थान के। फिर सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो जैव विविधता और इसके संरक्षण के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। और बायोडाइवर्सिटी आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैव जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता को हम जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता मतलब होता है जीवों में विविधता, सिंपल में समझिए, जीवों में विविधता। तो जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता जो होती है, विषमताएं जो होती है, जो पारिस्थितिकीय जटिलता होती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के स्तर होते हैं, टाइप्स होते हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता। तो प्रजाति विविधता क्या होती है? तो प्रजाति विविधता क्या होती है? तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों, पौधे एवं जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहलाती है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? प्रजाति विविधता क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के जो विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या होती है, उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता बताती है। फिर अगला पॉइंट है आनुवांशिक विविधता क्या होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? तो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच में आनुवांशिक इकाई जीन के कारण
पाई जाने वाली भिन्नता जो होती है उसे हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। और यहाँ पे बात करें तो विश्व के विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में एक प्रजाति का विभिन्न गुणों के साथ में पाया जाना ही आनुवंशिक विविधता का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता क्या होता है, तो इकोसिस्टम डायवर्सिटी क्या होती है, तो किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं की परस्पर एवं उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों में अंतःक्रियाओं से निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ये आपको पता ही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता जो पारिस्थितिकी तंत्र के कारण होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र कैसे निर्माण होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में जीव जंतु मिलते हैं, उनका परस्पर पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों साथ में अन्योन्य क्रिया होती रहती है और इस तरीके से जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, इकोसिस्टम का निर्माण होता है। और इन पारिस्थितिकी तंत्रों की अपनी भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विशेषताएं होती है, जिस कारण वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु और पौधों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यह विभिन्नता ही पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता कहलाती है। 3 प्रकार की विविधताएं आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली विविधता है प्रजाति विविधता, स्पीसीज डायवर्सिटी, दूसरा है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डायवर्सिटी, और तीसरा प्रकार है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डायवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक जैव विविधता की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों में है, तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, चाहे उत्तर की तरफ जाए चाहे दक्षिण की तरफ जाए, तो जैव विविधता कम होगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में विश्व की कुल भूमि का मात्र 2.4% है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो हर जगह मिल जाता है आपको। और भारत में जो है विश्व के 17 बृहद जैविक विविधता मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देश में भी शामिल है, तो ध्यान रखिएगा भारत मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में भी शामिल है। और मेगा डाइवर्स कंट्री इनको बोला जाता है, तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज बोला जाता है। और 17 है कुल, और 17 देशों में भारत भी इसमें शामिल है। फिर जैव विविधता के तप्त स्थल कौन से हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट से प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी तैयारी में, तो इसको समझ लेते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके लिए परीक्षा दृष्टि से इस बार के लिए ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के तप्त स्थल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है उसे हम जैव विविधता तप्त स्थल बोलते हैं। और जैव विविधता तप्त स्थल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो 1988 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो है इकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था नॉर्मन मेयर्स। तो नॉर्मन मेयर्स का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, तो वहाँ पे भी आपको शायद मिला होगा ये प्रश्न। तो नॉर्मन मेयर्स ने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का जो है टर्म दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है सबसे पहले। वर्तमान में विश्व में कुल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में विश्व में कुल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्तमान में 36 है, यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है, ये सही कर लीजिएगा। तो वर्तमान में विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं और भारत में जो है कुल 4 है। भारत में जो है भारत 4 का भाग है। भारत के जैव विविधता तप्त स्थल, तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया, पहला है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, तो पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपको बस नाम ध्यान रखने, यही पूछा जाएगा। इसके अलावा जानकारी ले लीजिए, नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है, तो जलीय जीव कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो 2009 में गांगे डॉल्फिन, गंजेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और कब किया गया था, 2009 में। फिर दूसरा पश्चिमी घाट जैव विविधता स्थल, तो पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, तो पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट दूसरा है। तो पहला आपने क्या पढ़ा, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, दूसरा है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, तीसरा है इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल, तो तीसरा है इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। और इंडो बर्मा जो है चीन, भारत, म्यांमार कई देशों में फैला है, तो इंडो बर्मा। और चौथा है सुंडालैंड, सुंडालैंड है। और सुंडालैंड जैव विविधता जो तप्त स्थल है, सुंडालैंड में जो अंडमान निकोबार का भाग है वो सुंडालैंड का पार्ट है। और सुंडालैंड पूरा जावा सोमाली मात्रा जो है जावा सुमात्रा तक जाता है, तो जावा सुमात्रा वाला पूरा क्षेत्र कवर करता है सुंडालैंड वाला। और तो इस प्रकार जो इंडो बर्मा है और सुंडालैंड है, इसका थोड़ा सा भाग भारत में है और टोटल 4 का भारत भाग है, तो ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिमालय का जैव विविधता तप्त स्थल का भारत भाग है ही। फिर यहाँ पे पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल भी है। और इसके अलावा आपको नॉर्मली 4 वैसे जो बोला जाता है, जब आप चेक करेंगे तो 4 हॉट स्पॉट्स याद कर लीजिए क्रम से, ऐसे आपको दिया जाएगा। पहला हिमालय दे दिया जाएगा, दूसरा पश्चिमी घाट दे दिया जाएगा, पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, और चौथा है सुंडालैंड। ये 4 याद कर लीजिए, 4 का भारत भाग है। इसी में से कोई 1-2 दे देगा, हर बार परीक्षा में देता ही देता है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद जो है IUCN की बात की गई है। 1972 में इन्होंने रेड डाटा बुक स्टार्ट किया था और ये अभी हम देख चुके हैं, तो दोबारा उसको नहीं देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं,
IUCN ने वर्ष 1973 में एक कन्वेंशन, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज आयोजित किया था। तो 1973 में साइट्स का कन्वेंशन किसने आयोजित किया था? तो IUCN ने। और साइट्स जो है इंपॉर्टेंट संस्था है, पूरा नाम है इनका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। और ये जैसे 1972 का जो अधिनियम है भारत का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो कई सारे जो शेड्यूल्स बताता है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ये सब। तो उसी प्रकार साइट्स भी जो है शेड्यूल बताता है, उसी के तहत जो है जानवरों को श्रेणी में रखा जाता है संरक्षण के लिए। 1992 में क्या हुआ था? तो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, भूगोल में भी आपने पढ़ा है। और यहाँ पे जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी अस्तित्व में आई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रयास की बात करें तो जैव विविधता एक्ट 2002 में आया था। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता एक्ट कब आया? तो 2002 में। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा, जैव विविधता एक्ट के अंतर्गत, जैव विविधता एक्ट के अंतर्गत 2002 के अंतर्गत त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, NBA है। तो राष्ट्रीय स्तर पर NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। राज्य स्तर पर जो है जैव विविधता बोर्ड है, तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एक लाइन से लिख लीजिएगा तीनों। स्थानीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, और एक बार आप नोट कर लीजिए। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पहले लिखिए राष्ट्रीय स्तर पर, फिर नीचे लिख लीजिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण हो गया, नीचे लिख लीजिए, नीचे उसके लिख लीजिए राज्य जो है जैव विविधता बोर्ड राज्य में। तो जैव विविधता बोर्ड राज्य में हो जाएगा स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड, और तीसरा हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जैव विविधता प्रबंध समितियाँ। तो ये आप ध्यान रखिएगा 3। अब इसके बाद जो है NGT के बारे में देख लेते हैं, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2010 को। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। फिर है जैव विविधता संरक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो जैव विविधता संरक्षण के प्रकार स्वस्थानीय संरक्षण होता है, इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। स्वस्थानीय मतलब उसी स्थान पर, प्राकृतिक स्थान पर, ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। उदाहरण कौन से? जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब किसके उदाहरण है? इन सिटू के उदाहरण। याद रख लीजिएगा, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण ध्यान रखिएगा, जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व और अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं। बहिस्थानीय संरक्षण क्या होता है? तो बहिस्थानीय संरक्षण एक सिटू कंजर्वेशन, जब प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी आर्टिफिशियल जगह पर रखा जाता है, तो उस केस में होता है। यहाँ देखिए वनस्पतिक उद्यान, बोटेनिकल उद्यान, ये इसका उदाहरण है। बीज बैंक उदाहरण है। तो बाह्य स्थानीय का भी क्रम से नोट कर लीजिए। तो वनस्पतिक, बोटेनिकल उदाहरण, बोटेनिकल उद्यान, बीज बैंक उदाहरण है। उत्तम संवर्धन प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज भी, तो उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज भी इसी का उदाहरण है। बाह्य संस्थान का, चिड़ियाघर भी बाह्य संस्थान का है, एक्वेरियम भी इसी का है। इसके अलावा जो है निम्न ताप संरक्षण विधि, क्रायो प्रिजर्वेशन और मंद वृद्धि कल्चर, ये सब बहुत ज़्यादा डीप है, ये सब नहीं पूछेगा। बाकी जीन बैंक भी ध्यान रखिएगा। तो जीन बैंक भी किसका उदाहरण है? तो जीन बैंक बाह्य संस्थान का उदाहरण है, बाह्य स्थानीय का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार हम आपको रिवाइज करा देने सारा। तो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता 3 स्तरों पर पाई जाती है, प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। जीवों का ऐसा समूह जो जिसके सदस्य देखने में एक जैसे होते हैं, प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं, एक प्रजाति कहलाते हैं। प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। फिर है भौगोलिक एवं पर्यावरणीय भिन्नताओं के कारण विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की भिन्नता पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता कहलाती है। एक अनुमान के अनुसार अभी तक वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रजातियों में से केवल 7% को ही पहचान चुके, तो यानी बहुत ज़्यादा पता करना बाकी है। भारत जो है जैव विविधता के हिसाब से भारत विश्व के 17 बृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज बोलते हैं, मेगा डाइवर्स कंट्रीज बोलते हैं। 17 देश हैं टोटल। छत्तीस जैव विविधता तटस्थल है, ये आप ध्यान रखिएगा, 34 नहीं है। आगे बढ़ते हैं और विशुद्ध रूप से बात करें तो विशुद्ध रूप से भारत में 2 जैव विविधता तटस्थल पाए जाते हैं पूरी तरीके से, तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इंडो बर्मा जैव विविधता तटस्थल कई देशों में पहला है और सुंडालैंड इसके अलावा चौथा है। वर्ष 2009 में गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। एंडेमिक प्रजातियाँ कौन सी होती हैं? स्थानबद्ध प्रजातियाँ, तो ऐसी प्रजातियाँ जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, तो उनको हम स्थानबद्ध या एंडेमिक प्रजाति कहते हैं। जैसे आपने
नाचने वाला हिरन सुना होगा, संगाई हिरन, संगाई डियर, संगाई हिरन कहाँ पे, तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में है, वहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये इंडेमिक है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित करता है, तो आपको पता ही है 22 मई को मनाते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। और IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 2002 में जैव विविधता एक्ट बनाया गया, और जिसके तहत जो त्रिस्तरीय संगठन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, सेंटर लेवल पे, राज्य लेवल पे राज्य जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय स्तर पर जो है स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति। आगे बढ़ते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक इकाई क्या है, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक की इकाई क्या होती है, प्रजाति होती है। जीन्स होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रजाति स्पीसीज होती हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक इकाई प्रजाति होती है। फिर है विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से, ये प्रश्न आपके काम का नहीं है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता तत्व स्थल हैं, तो कुल कितने हैं, तो 36 है। तो ध्यान रखिएगा, कुल कितने, 36 हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गांगेय डॉल्फिन है, 2009 में बनाया गया है। निम्न में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारतीय क्षेत्र में आता है, तो इंडो बर्मा भारतीय क्षेत्र का भाग है, भाग है इसका। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था, तो ये आप बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर कब मनाया गया, वर्ष कब मनाया गया, तो आप बताइए कमेंट करके। जानते हैं तो आज लगभग कितनी ये अभी आपका काम का नहीं है, तो ये सब छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत पे आते हैं। ऊर्जा के स्रोत पे आते हैं। ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, इसके बारे में हमने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी क्लियर कराया था, और यहाँ पे जो डाउट होगा वो हम आज आपको क्लियर कर देते हैं हमेशा के लिए। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम परंपरागत तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये हमारे सामने मिला जीवाश्म ईंधन, तो हमने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोयला है, अब कोयले का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत तो आती नहीं, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत है नहीं खास, तो इसलिए जो है ये सब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में आते थे। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो ध्यान रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनके जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये सब पता ही है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र, तो तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट्स, ये भी किससे जुड़े हैं, तो ये भी जो है इसी से जुड़े हैं। और इसमें क्या किया जाता है तापीय विद्युत संयंत्र में, तो तापीय विद्युत संयंत्र में जो है जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, दिया गया इसी टॉपिक में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा है, तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि जल विद्युत ऊर्जा जो है इसका भाग है, तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। आपको एक NCERT में दिया भी गया है कि जो है इसका ही पार्ट है, पारंपरिक ऊर्जा का ही स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, तो जो माना जाएगा उस पर ध्यान रखना है। तो ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है, इतने भर को पारंपरिक माना जाता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जैसे जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंध कर दिया गया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जब जल विद्युत ऊर्जा इससे प्रयोग की जाती है, तो इसलिए हम जल विद्युत संयंत्र से प्राप्त की गई जल विद्युत ऊर्जा को हम जो है गैर परंपरागत में रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दिया गया है, तो इस वजह से, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जो पवन ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा भी इसी प्रकार होता है, तो ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो बांध के जल में डूब जाने से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं, जो इसका एक नुकसान होता है। और यहाँ पे जब परिस्थितियों में जो वनस्पति वगैरह होते हैं सड़ने लगते हैं, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन भी होता है, तो एक नुकसान ये भी होता है विस्थापन का। और गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर नदी के बांध के निर्माण, तो ये सब आपको मालूम ही है। अब आते हैं, बात करते हैं, ये हमने आपको एक लास्ट में ही सीधे ले चलते हैं, वहाँ पे हमने इसको पूरा समराइज़ कर दिया, तो यहाँ पे जल्दी खत्म हो जाएगा, बाकी आपने सब चीज़ें पढ़ी ही हैं। और यहाँ पे जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, अभी हम एक साथ में आपको बता देंगे कौन सा परंपरागत में आएगा, कौन गैर परंपरागत में आएगा। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है, तो जैव गैस ध्यान रखिएगा, बायोगैस में 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क को पवन चक्कियों का देश कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क को पवन चक्कियों का देश कहते हैं। और तमिलनाडु में जो है कन्याकुमारी के समीप भारत का जो है विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया, 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है ये। आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक अथवा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत,
तो ये ध्यान रखिए, इससे जो आपने पहले भी पढ़ा है अभी हम लास्ट में क्लियर कर दे रहे हैं। कारण ये है कि टेक्नोलॉजी के तौर पे देखा जाता है, एनसीईआरटी में तो वहाँ पे रखा गया, बताया गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है। तो अभी हम लास्ट में उसको क्लियर कर लेंगे एक बार फिर से। तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत में, इसके अलावा जो है यहाँ पे बताया गया कि सौर सेल के बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। और इसके अलावा सौर सेल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो ये भी आपसे प्रश्न तैयारी में पूछा गया, मानव निर्मित उपग्रहों में अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर वगैरह में सौर सेल का प्रयोग करते हैं। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में भी सौर सेल का प्रयोग करते हैं। समुद्रों से जो ऊर्जा होती है जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तो ये गैर परंपरागत स्रोत है। तरंग ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। महासागरीय तापीय ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है, और कभी कभी इन तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर आने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है, और इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, और इसमें क्या होता है? तो एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में इनको तोड़ा जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सर्वप्रथम जो है E = mc² का फार्मूला दिया था, विख्यात समीकरण है जो इसी पर आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है, याद कर लीजिए। तारापुर यहाँ पे में जो है ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ स्थित है? तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, ककरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में। ये सभी पूछेंगे बीपीएससी द्वारा, तो ध्यान रखिएगा इनको। तारापुर महाराष्ट्र में है, और ये क्या है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित, एक लिस्ट बना लीजिएगा, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ककरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय संलयन की बात करें तो नाभिकीय संलयन, ध्यान रखिए, नाभिकीय संलयन सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो अगर कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आंसर होगा नाभिकीय संलयन। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा जो परमाणु बम होता है, एटम बम होता है, तो एटम बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ये फर्क होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन। अभी हम आपको गैर परंपरागत और परंपरागत वाले एक बार फिर से क्लियर कर देंगे, हालांकि हमने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको क्लियर किया था। फिर कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का इससे कोई लेना देना नहीं है। सौर जल तापक का उपयोग हम कब नहीं कर सकते? तो जिस दिन बादल होंगे तो धूप मिलेगी नहीं, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तापक को, तो ये बादल वाले दिन उपयोग नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। फिर है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? यूपी पीसीएस में पूछा गया है, 2022 या 23 में पूछा गया है, 2022-23 प्रीलिम्स में पूछा गया है सवाल, और यहाँ पे आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड नहीं है। भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, पवन ऊर्जा भी रिलेटेड है, जैव मात्रा भी रिलेटेड है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली भी रिलेटेड नहीं है, बाकी अन्य सब इनडायरेक्टली भी रिलेटेड है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ये अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है किसी भी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को हमने आपको पहले भी कराया है। तो निम्नलिखित में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो CO2 है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो नाभिकीय संलयन इनका ऊर्जा स्रोत है। नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एटम बम या परमाणु बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, तो नाभिकीय विखंडन से बनता है। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं, जहाँ पे ऊर्जा पैदा की जाती है। नाभिकीय संलयन सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर बनाया जाता है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष अथवा विशाल स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य है, सूर्य ही एकमात्र स्रोत है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो आप बताइए। और
और यहाँ पे पवनों का देश डेनमार्क है। इसके अलावा पवन चक्कियों का देश अगर आपसे पूछे पवन चक्कियों का देश, तो पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड है। तो ये फ़र्क है, तो ध्यान रखिएगा, पवनों का देश डेनमार्क को, पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड्स को। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा गैर नवीकरणीय है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा भी, प्राकृतिक गैस से भी प्राप्त ऊर्जा, ये सब जीवाश्म में आते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत केवल सौर ऊर्जा है यहाँ पे। आगे है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। तो कितनी मीथेन पाई जाती है जैव गैस में? 75%। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है यहाँ पे? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर सेल। तो ध्यान रखिएगा, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कौन से प्रकार में आते हैं? तो अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। फिर टिहरी बांध, तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो ये आप इसको चेक करके बताइएगा, इस पर मत जाइएगा, यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। महत्वपूर्ण है। फिर अब बांधों के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा, कुल मिला के जो है बिजली ही पैदा करना होता हमें। हाइड्रोजन बम अभिक्रिया किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम अभिक्रिया ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर। इसके अलावा एटम बम किस पर आधारित है? तो एटम बम या परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। फिर राणा प्रताप सागर, तो ये जो है राजस्थान में है, नाम से ही आपको पता लगेगा। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, महत्वपूर्ण है ये। ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये गुजरात में है, महत्वपूर्ण है। कैगा नाभिकीय, तो कैगा कर्नाटक में है। ये सभी पूछे गए बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत देख लेते हैं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो परीक्षा दृष्टि से आपको याद करके जाना है, तो पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसके अलावा तापीय विद्युत ऊर्जा ये जो जीवाश्म ईंधन पर आधारित होती है, तो ये भी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा से जो जल विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है, तो गैर परंपरागत स्रोत में आता है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको गैर परंपरागत में अब रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी से कन्फ्यूज मत होइएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी इसी में रखा जाता है। समुद्र से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये भी गैर परंपरागत स्रोत में है। भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास या जैव गैस ऊर्जा, ये भी जो है उदाहरण है गैर परंपरागत के। और पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर पे, जो लास्ट चैप्टर आपका बच्चा है उसको कवर कर लेते हैं आज के क्लास का। और हमेशा ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी से बहुत कुछ आपको परीक्षा में मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। बाकी ये सब हमने कंप्लीट ही कर लिया। कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को जरूर शेयर करें। निवेदन आप सभी लोगों से कि जो भी TRE 4 के अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर जोड़ें। हमारे चैनल की आउटरीच जो है उतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है। कारण है कि जो है हम लगातार कई सारे वीडियोस आपके लिए लाते हैं, ये बिना परवाह के कि चैनल का आगे क्या होगा। और हमेशा ध्यान रखिए, एक सिंपल सा है कि जो है आप हमारे साथ में जुड़े हैं, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना प्रयास कीजिए जितना संभव हो, आगे एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, और उसके बाद फिर जो है आप उसके बाद भी जोड़ सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी जोड़ें। अब बात करते हैं गंगा सफाई योजना। तो ध्यान रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान कब आया था? तो गंगा एक्शन प्लान आया था 1985 में। गंगा सफाई योजना या गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 1985 में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कोलीफार्म से आपसे TRE 1 में साइंस में प्रश्न पूछा गया था, तो कोलीफार्म बैक्टीरिया TRE 1 में प्रश्न पूछा गया था। कोलीफार्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत्र में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति एक रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जल में जब कोलीफार्म बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इसका मतलब जल संदूषित है, जल प्रदूषित है, इतना समझिए। और कहाँ पाया जाता है? मानव की आंत्र में। जीवाणु है ये कोलीफार्म। और गंगा नदी का जो स्तर है, इसको इसी कोलीफार्म बैक्टीरिया के उससे चेक किया जाता है। तो गंगा जल में कोलीफार्म का संपूर्ण गणना स्तर, तो ये सब आपको नहीं समझना, बस इतना ध्यान रखना है कि कोलीफार्म के स्तर को समझ के हम बता सकते हैं कि जल प्रदूषित है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अमिता देवी बिश्नोई जी, तो 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया गया था इनके द्वारा। और इन्हीं के नाम पे अमिता देवी बिश्नोई पुरस्कार सरकार चलाती है। फिर चिपको आंदोलन, तो इस सब के बारे में हमने देख ही लिया। हिमालय के ऊंचे पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गाँव में जो है 1970 में दशक में स्टार्ट हुआ था। 1973 में वर्ष में स्टार्ट हुआ था। तो रेनी नामक गाँव से चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का परिणाम था ये।
1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनर्रूपण करने की योजना असफल होने के कारणों का पता चला था। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल बोला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था है, इन्हें कुल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई प्रणाली की जो स्थानीय व्यवस्था है उसे हम कुल कहा जाता है। इसके अलावा और भारत के अन्य जगहों पे क्या क्या कहा जाता है तो ये भी ध्यान रखिए। राजस्थान में खादिन कहा जाता है, पूछा गया है प्रश्न, बीपीएससी तैयारी में पूछा गया। तो राजस्थान में खादिन कहा जाता है। महाराष्ट्र में बंधा रसोताल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बंदिश कहा जाता है। बिहार में आहार एवं पाइन कहा जाता है। तो बिहार में पूछा जा सकता है, तो बिहार में जो जल संग्रहण वाली व्यवस्था है, तो बिहार में जल संग्रहण की जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं, बिहार में आहार और पाइन। हिमाचल प्रदेश में कुल्ह बोलते हैं। तमिलनाडु में एरिस बोलते हैं, केरल में सुरंगम बोलते हैं, कर्नाटक में कट्टा बोलते हैं। एक लिस्ट बना दीजिएगा, कोई भी यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और पेट्रोलियम की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो ध्यान रखना है कि अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो आपसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है और उस ऑक्सीजन की कमी में जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, जब ईंधन को जलाया जाता है। तो यहाँ पे एक बार हम इसको देख लेते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बने हैं। कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर गंधक भी होते हैं, पाए जाते हैं इसमें। जब इनको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं जो अम्लीय वर्षा भी कराते हैं। जब अपर्याप्त वायु होती है ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा गया है कि जो है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, जब पूरी तरीके से जब ईंधन नहीं जलता है गाड़ियों में ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलता, तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करें तो यह जहरीली है, विषैली गैस है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है। कोयला एवं पेट्रोलियम पर ये उसके बारे में यहाँ बताया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा बात करें तो ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, तो वैश्विक ऊष्मण होता है जिसको भूमंडलीय तापन बोला जाता है। तो ये आपका चैप्टर था और आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन, फिर तापीय विद्युत ऊर्जा से संबंधित जो पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, गैर परंपरागत में बाकी सब आ जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, मतलब यहाँ पे उदाहरण है, तो ये ध्यान रखिएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।